मुझे सबसे ज़्यादा जो कमेंट मिलता है सोशल मीडिया पे वो सुनने को मिलता है कि मैं एक एंटी नेशनल हूँ। भारतीय पत्रकारिता का मौजूदा दौर शायद उन नई चुनौतियों से जूझ रहा है जिसके बारे में गणेश शंकर विद्यार्थी और बाबूराव विष्णुराव पडारकर ने भी कल्पना नहीं की होगी। जब सच दिखाना गुनाह हो जाएगा और सवाल पूछने पर पत्रकार नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। ऐसे ही इस दुश्वारियों के दौर में कल्पना कीजिए कि आप एक महिला पत्रकार हो और उस पर से मुस्लिम हो और बदकिस्मती से जमीन पर उतरकर हकीकत दिखाने और बोलने की हिम्मत रखती हो तो फिर कल्पना कीजिए कि सोशल मीडिया से लेकर आम जीवन में आपको कितना कुछ सामना करना पड़ता होगा। भारतीय मीडिया में एक ऐसी ही तेज तर्रार महिला पत्रकार का नाम है आरफा खानम शेरवानी का, जिनके नाम कई रिकॉर्ड भी हैं और उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली आरफा पिछले कई सालों से पत्रकारिता में अपनी आवाज बुलंद की हुई है। द पायनियर से बतौर इंटर्न अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली आरफा ने बाद के दिनों में एशियन एज, सहारा, एनडीटीवी और राज्यसभा टीवी में काम करते हुए वर्तमान में द वॉयर में सीनियर एडिटर के तौर पर काम कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नेशनल कवरेज ने कुछ दिन पूर्व आरफा खानम शेरवानी से महिलाओं के तमाम मुद्दों पर बात किया। जब वो वाराणसी दौरे पर आई थी, आरफा ने हर सवाल का बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और बताया कि पत्रकारिता से लेकर हर फील्ड में महिलाओं के सामने क्या चुनौती है। भारतीय पत्रकारिता की दुनिया में अपने बेखौफ बेलौस आवाज़ के लिए जानी पहचानी जाने वाली आरफा खानम शेरवानी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बुलंद आवाज़ की मलिका आरफा खानम पिछले काफ़ी समय से भारतीय पत्रकारिता में सक्रिय हैं और द एशियन एज, पायनियर, सहारा टीवी, एनडीटीवी के साथ सफ़र करते करते बर वक्त द वायर के साथ जुड़ी हैं। अति व्यस्त पत्रकार हैं और मेरे भयंकर रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने थोड़ा सा वक्त दिया है। दिन भर कार्यक्रम में थी, अभी वो एक कार्यक्रम से सीधे आ रही हैं। ये जो कार्यक्रम से सीधे आ रही हैं और हम आज उनसे महिला दिवस पर थोड़ा सा बात करने के लिए समय निकाले हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपने जो विचार हैं वो देंगे और उनके विचार से अगर एक महिला भी इंस्पायर होती है तो हम इसको अपनी खुशकिस्मती समझेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बिग वाला थैंक यू कि आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ और अगर कोई ऐसी बात कहूँ जो किसी को समझ में आ जाए तो मैं तो हमेशा ये मानती हूँ कि 4 दीवाने दुनिया बदल देते हैं। मैम, आप पत्रकारिता का आपने हर दौर देखा है, आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं और हाँ, मैं एक बात अपने दर्शकों को बता दूं कि आरफा खानम शेरवानी वो चुनिंदा या इकलौती महिला पत्रकार हैं जिन्होंने 2014 में अफगान प्रेसिडेंट का इलेक्शन शायद कवर किया था। ये आपके इनके नाम इकलौता रिकॉर्ड है। आपने पत्रकारिता को इतना नज़दीक से देखा है, महिला दिवस पर बात कर रहे हैं, हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। मैम, आपको क्या लगता है कि बीइंग अ वुमन आज इतने साल बाद भी आज़ादी के लिए महिलाओं के लिए जो पत्रकारिता की राह है वो कितनी स्मूथ है या अभी भी कितनी पथरीली है, कितना क्या चुनौती का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले मैं तो शुरुआत इस जवाब की करूंगी उन तमाम महिलाओं को शुक्रिया कहते हुए बहुत दिल से जो मुझसे पहले आई और उन्होंने मेरे लिए जगह बनाई। अगर उन्होंने वो स्ट्रगल किए, उस दौर से गुजरी, मुझे क्योंकि चमेली देवी जैन अवार्ड भी मिला है जो कि एक महिला को साल में एक बार मिलता है आउटस्टैंडिंग वुमन जर्नलिस्ट होने के नाते, और मैं सब महिलाओं की कहानियाँ पढ़ रही थी। वो एक किताब भी है उसमें जो छपी हुई है, जो पुरानी पिछले यानी कि 80 के दशक से ये पूरा अवार्ड चल रहा है। तो बहुत सारी महिलाओं की मैं कहानी पढ़ रही थी। उसमें मैंने देखा कि कैसे इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी हुई पत्रकार, इसके अलावा द हिंदू अखबारों से जुड़ी हुई पत्रकार, बहुत ही संभ्रांत घरानों से आई हुई बहुत रोशन दिमाग औरतें, और कैसे उन्हें इस तरह की बीट्स दी जाती थी कि आप शादी कवर करिए, फैशन कवर करिए। पॉलिटिक्स को लेकर एक तरह की अनटचेबिलिटी थी कि महिला पॉलिटिक्स कवर नहीं कर सकती, इकोनॉमिक्स कवर नहीं कर सकती, क्राइम नहीं कर सकती, इकोनॉमिक्स नहीं कर सकती। वो बड़े मर्दाना सब्जेक्ट थे और जो औरतों के बस के काम नहीं है। तो सबसे पहले शुक्रिया उन तमाम महिला पत्रकारों को जिन्होंने मुझसे पहले आकर मुझसे ज़्यादा सख्त लड़ाई लड़ी, पितृसत्ता को चुनौती दी, न सिर्फ कि अपने घर में बल्कि न्यूज़ रूम में। और जो कहते हैं ना कि जो बुल है उसको बाय द हॉर्न्स पकड़ के उन्होंने वो जगह बनाई कि मुझे स्ट्रगल ये नहीं करना पड़ा कि मैं पॉलिटिक्स कवर करना चाहती हूँ तो मेरे एडिटर ने कहा कि भाई तुम नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम महिला हो। लेकिन फिर भी एक महिला होने के बहुत सारे नुकसानात हैं।
फ़ायदे गिनाना थोड़ा मुश्किल होगा, हाँ। लेकिन नुकसानात काफ़ी हैं। उसमें ये है कि देर सवेर की नौकरी है। मेरी तो शुरुआत ही हुई थी, सहारा टीवी में काम करती थी, नाइट शिफ्ट के साथ शुरुआत हुई, और मैं हॉस्टल में रहती थी, वर्किंग वुमेंस हॉस्टल में। वहाँ बड़ा स्ट्रगल था क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता था कि ये लड़की रात को 10 बजे जाती है और सुबह 6 बजे ये कौन सी नौकरी है। बाकायदा पूछा गया मुझसे कि ये कौन सी नौकरी है, और उसमें बहुत अच्छे कोई कमेंट नहीं थे जब ये बात मुझसे कही गई। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने 20 साल पहले पत्रकारिता जब ज्वाइन किया तब भी माहौल बहुत अच्छा नहीं था। मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बीच के लिए, लेकिन मुझे स्ट्रगल करना पड़ा कि इतने बड़े शहर में, मैं कस्बे से आती हूँ, तो एक छोटे कस्बे की लड़की बड़े शहर में आई और उसने अपने लिए एक सपना देखा, और उस सपने को दिल्ली जैसे शहर में रियलाइज़ करने की कोशिश की, साकार करने की कोशिश की। क्योंकि मैं मानती हूँ कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसे जीता जाता है, और जिसके अंदर भी मादा है वो जीत सकता है। तो स्ट्रगल है, ख़ासकर टीवी पत्रकारिता में भी ख़ासकर स्ट्रगल है। महिलाओं के लिए ये भी स्ट्रगल है कि क्योंकि ग्लैमरस प्रोफेशन है ये, तो एक ख़ास उम्र गुजर जाने के बाद ये माना जाता है कि और ग्लैमरस लड़कियां आके खबरें पढ़ेंगी। वो टेक ओवर कर लेती हैं। वो टेक ओवर करती हैं फिल्मी दुनिया की तरह कि अब आपकी उम्र हो चुकी है तो आप थोड़ा सा किनारे आ जाइए, अब और जो यंगर लड़कियाँ हैं वो आएंगी साथ में। तो मुझे लगता है कि मार्केट ने महिलाओं को जगह दी, न्यूज़ रूम में, स्क्रीन पे भी जगह दी, लेकिन साथ साथ जो मार्केट की अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो भी साथ में आ गई कि उन्हें भी वो चकाचौंध और वो ग्लैमर चाहिए। तो इससे अभी लड़ रही हैं महिलाएं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको न्यूज़ रूम में बहुत सारी महिलाएं मिलेंगी, आपको स्क्रीन पे भी मिलेंगी, लेकिन जो दिक्कत की सबसे ज़्यादा बात है कि जहाँ फैसले लिए जा रहे हैं, यानी जो बोर्ड मीटिंग्स हैं, जो एडिटोरियल मीटिंग्स हैं, वहाँ अभी भी बहुत कम महिलाएं हैं। अभी भी मुझे याद नहीं है कि इस वक्त कौन से बड़े अखबार की महिला एडिटर महिला है, कौन से बड़े न्यूज़ चैनल की एडिटर महिला है, बहुत कम, बहुत कम। एक सवाल और है, अगर प्रोटोकॉल इजाज़त न दे तो आप नहीं जवाब दे सकती हैं। बहुत सारे लोग हैं वो आपका ज़िंदगी है उसके बारे में उनका क्यूरियोसिटी होगा जानने का। जैसे आपका जन्म तो साथ बुलंदशहर की आप रहने वाली हैं, तो अगर थोड़ा संक्षेप में अपनी निजी ज़िंदगी जो जितना बता सकती हैं, अगर बता सकिए उसके बारे में। मैं यूजुअली चूँकि इत्तेफाक से प्रोफेशन ऐसा है कि पब्लिक फ़िगर हूँ, तो मैं फैमिली को थोड़ा प्राइवेट ही रखना चाहती हूँ। और आपको पता है कि आजकल दौर ऐसा है कि बहुत मुश्किल है कि अपनी फैमिली को उन ख़तरों से एक्सपोज करना। आपने कहा मैं बहादुर पत्रकार हूँ, लेकिन ये बहादुरी के साथ साथ जो एक वल्नरेबिलिटी आती है, जो ख़तरा आता है, मैं नहीं चाहती कि ये परिवार के पास जाए। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहती हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली में मेरी परवरिश हुई। मेरी फैमिली बहुत प्रोग्रेसिव थी। मुझे वहाँ भी कभी ये नहीं लड़ना पड़ा कि मुझे पढ़ना है, मुझे पत्रकार बनना है, इसके लिए मुझे कभी लड़ना नहीं पड़ा। मेरी फैमिली में सब पढ़े लिखे थे। ये बात ज़रूर है कि जब मैंने अपने फादर से कहा कि मैं पत्रकार बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा तुम्हारे लिए अखबार निकाल देंगे। मतलब ये बजाय इसके कि तुम जाके नौकरी करोगी, हम तुम्हारे लिए अखबार निकाल देंगे। तो मैं अपनी फैमिली में पहली पत्रकार हूँ। इससे पहले दस्तूर ये रहा कि टीचर्स या डॉक्टर्स या बिजनेस फैमिली भी रही है मेरी। तो हूँ मैं मिडिल क्लास से, बॉर्न एंड ब्रॉट अप कस्बे में ही मेरी, और इत्तेफाक से मैं कस्बे में ही गई पढ़ने के लिए भी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई हुई। तो लेकिन जब मैं ये तो एक स्ट्रगल रहा कि यहाँ आकर, जैसे मैंने कहा कि जो दिल्ली के भी अपने एक तरह के उसूल होते हैं, वहाँ के भी उसूल नहीं कहूँगी मैं, एक तरह की शर्तें होती हैं। वो शर्तें आपको माननी होती हैं। मैंने वो शर्तें नहीं मानी और मैंने शर्तें बदलने के बजाय खेल बदल दिया। मतलब जो गेम्स के रूल्स हैं वो बदलने के बजाय गेम चेंज कर दिया। तो इन्हीं को शायद गेम चेंजर कहा जाता है। That's why you were so popular. इसमें भी। जी हाँ, तो मैंने कहा मैं शर्तें नहीं मानूंगी, मेरा अपना खेल का मैदान मैं खुद तैयार करूंगी, खिलाड़ी भी मैं होंगी, शर्तें भी मेरी होंगी। क्या बात है, क्या बात है। तो ये इसी बेबाकी इसकी तो लगता है कि मतलब फिर दुनिया फ़ैन है आपकी, जिसके लिए लोग, मतलब मैं जितनी तेज़ी से आपका जो यूट्यूब पर वीडियो, चाहे आप फेसबुक पर कुछ पोस्ट कर देती हैं, मैं ट्विटर पर भी आपको फॉलो करता हूँ और मैंने कई बार रिक्वेस्ट किया था कि मैम फॉलो बैक मिल जाएगा, खैर मिला नहीं। और मैं ये ऑनलाइन ये पूरी बात जिम्मेदारी से कर हाँ बिल्कुल, और मैं भी ऑन रिकॉर्ड, मतलब ये मैंने देखा कि इतनी शिद्दत से लोग आपको, बेसिकली उसके पीछे की बात ये है कि इतनी शिद्दत से लोग आपको सुनते हैं। 2 छोटे छोटे सवाल, आप थकी हैं मैं जानो, बस 2 सवाल। और ये 8 मार्च को जो हम महिला दिवस मनाते हैं, पत्रकार के तौर पर भी आपने देखा है, किसी घर की बेटी होंगी उसकी भी जिम्मेदारी देख रही हैं, आपने अपनी माँ को भी देखा होगा।
क्या आपको, ये सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये 8 मार्च का जो महिला दिवस है सिर्फ एक रस्म अदायगी रह गया है, या अगर आरफा खानम शेरवानी को अपने अंदाज में कुछ बताना होता कि और क्या बेहतर किया जा सकता है तो वो क्या कहती हैं? पहले आपने चूंकि फॉलोइंग का जिक्र किया, मैं इसका बिल्कुल इस सवाल का जवाब देना पसंद करूंगी कि फॉलोइंग की वजह यह है कि मैं किसी ऊंचे मचान पर बैठ के लोगों से बात नहीं कर रही हूँ। मैंने एक टफ ज़िंदगी जी है, मैंने संघर्षों से होकर गुजरी हूँ, उन संघर्षों ने मुझे मांझा भी है, उन संघर्षों ने मुझे चमकाया भी है, और इसलिए जब मैं बात करती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं उनके जैसी हूँ, मैं उनमें से एक हूँ। मैं ऊंचे मचान पर बैठ के उनके नीचे देखकर बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं उनमें से एक हूँ, और इसीलिए मेरी जो भाषा है वो भी इस तरह की है। आम ज़बान में मैं बात करती हूँ, आम लोगों की बात करती हूँ, आम मुद्दों पर बात करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ एक अपील करती है। दूसरी बड़ी बात जो कमज़ोरी भी है मेरी वो ये है कि मैं सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी काम करती हूँ। मैं जब भी अभी भी आपसे इंटरव्यू दे रही हूँ तो मेरा दिल और दिमाग दोनों काम कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि मेरा जो दिमाग सोच रहा है मैं वही आपको जवाब दे रही हूँ, बल्कि जो दिल कह रहा है मैं वो भी जवाब दे रही हूँ। अब आप कह रहे हैं कि महिला दिवस, मुझे लगता है कि ये दिवस जो है ये महिलाओं को बांध देता है कि आज के दिन ही सिर्फ महिलाओं की बात करनी है। महिलाओं की बात आपको हर रोज़ करनी है, क्योंकि जो महिला अधिकार हैं वो मानव अधिकार हैं। तो चूंकि मानव अधिकार के लिए आप कोई दिन नहीं तय करते कि आज इसको इंसान माना जाएगा और आज इसके अधिकारों की बात की जाएगी, इसलिए जो महिला अधिकार हैं वो मानव अधिकार हैं। हर रोज़ हमें महिलाओं के लिए खासकर एक बहुत अहम बात है, वो है पब्लिक स्पेसेस। घरों में महिलाओं को हमने बहुत जगह दी, लेकिन सोशल मीडिया भी एक पब्लिक स्पेस है। तो मैं मानती हूँ कि महिलाओं का असली सशक्तिकरण क्या चीज़ है, असली सशक्तिकरण जो महिलाएं देख भी रही हैं आपका ये प्रोग्राम, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि अपने पैरों पे खड़ी होइए और अपना पैसा कमाइए। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 5,000 कमाती हैं या 50,000 कमाती हैं, आप अपना पैसा खुद कमाइए। पैसा ही वो चीज़ है जो दुनिया चलाता है, और पैसा ही वो रियल कैपिटल है, रियल ताकत है, जिसकी वजह से पुरुष महिलाओं के ऊपर, उनकी ज़िंदगी पर कब्जा कर लेते हैं। जो मैन डोमिनेटेड सोसाइटी हम करते हैं, वो सिर्फ उसकी इकोनॉमिक्स है, उसकी पॉलिटिक्स के पीछे भी उसकी इकोनॉमिक्स है। तो महिलाओं को सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पे देना चाहिए कि वो कुछ भी करें, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, गाँव में हैं, कस्बे में हैं, बड़े शहर में हैं, भारत से बाहर रहती हैं, अपना पैसा कमाने की कोशिश करें। एक सिंगल फॉर्मूला मैं ये देना चाहती हूँ। दूसरी बात ये है कि महिलाओं को अपने हिसाब से ये सोचना चाहिए कि उनकी जो जिम्मेदारी है, जैसे मैंने शुरू किया था इंटरव्यू उन महिलाओं का शुक्रिया अदा करते हुए जिन्होंने मेरे लिए जगह बनाई। मैं उन लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि मैं उनके लिए जगह बना रही हूँ जो मेरे बाद आएंगी। मैं उनसे वादा करना चाहती हूँ कि उन्हें वो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जो मैंने किया, क्योंकि मैं उनके लिए वो जगह बना दूंगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा इरादा है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैंने जो विरासत आगे ये बढ़ाई है वो विरासत आगे वो लड़कियाँ लेकर जाए। आखिरी सवाल ये आपके सेकंड लास्ट जवाब से जुड़ा है, और एक छोटा सवाल क्लब करके आप जवाब दे दीजिएगा, वक्त कम लगेगा। आपके चेहरे, मतलब आपके थकान में एकदम फील कर रहा हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। मेरा अभी जब आप कहें कि पुरुष हावी इसलिए हो जाते हैं कि वो सारा खेल इकोनॉमी का सिस्टम है, तो आप बेसिकली ये कहना चाहती हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना चाहिए, वो कम से कम आत्मनिर्भर हों, पहली बात। दूसरी बात कि जो आप इतनी बेबाकी से सारी बात कहती हैं, तो एक शब्द सोशल मीडिया में फेमस कर ट्रोल्स काफ़ी होता है, तो एक तो कैसे उसे सामना करती हैं, और इसी में आप संदेश आपके लिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से, मेरा एक छोटे से इस चैनल के माध्यम से, जो आपके चैनल के आगे बहुत ही छोटा है, उसके माध्यम से महिलाओं को क्या कहेंगे, आप तीनों एक साथ बता सकती हैं। तो सबसे पहले ट्रोल्स की बात मैं बताती हूँ। तो मुझे लगता है कि कुछ महिला पत्रकार, और मैं ये नहीं कहते चाहती हूँ कि मैं उनके ऊपर मैं जजमेंट पास करना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि उनकी पत्रकारिता सिमट कर ट्रोलिंग में ही आ गई है। ऐसा लगता है कि उनकी जो पूरे जीवन का और जो उनकी पेशेवराना ज़िंदगी है, प्रोफेशनल लाइफ है, उसका सेंटर बन गए ट्रोल्स। मैं ट्रोल्स को उतनी अहमियत नहीं देना चाहती। ये बात सच है कि जब बहुत ज़्यादा कोई गंभीर थ्रेट्स आते हैं, जैसे रेप थ्रेट्स आते हैं, डेथ थ्रेट्स आती है, तो उसको सीरियसली लेना पड़ता है। पुलिस में कभी रिपोर्ट भी करना पड़ता है, कभी ट्विटर पे भी रिपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन आई रिफ्यूज़ टू मेक देम द सेंटर ऑफ माई प्रोफेशन। मेरा जो काम है वो मेरी खबरें हैं जो मैं करती हूँ, जो मैं प्रोग्राम है मैं वो करती हूँ। मैं ट्रोल्स को अपने प्रोफेशन, आई मे बी स्कैर्ड समटाइम्स अगर थ्रेट्स बहुत गंभीर हों, लेकिन मैं उनके ऊपर तरस खाती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि अगर वो इतना ही सोच पाते, इसी लायक अपने को बना पाते, तो 2-2 रुपए के लिए जो है वो ट्रोल नहीं कर रहे होते। तो काफ़ी हद तक तो देखिए ये हेट्रेड जो है वो ऑटोमेटेड भी है। दूसरे एक इसमें भी फिर महिला एंगल आ जाता है कि महिलाओं को अपना
ओपिनियन रखने की इजाज़त नहीं है। हम बहुत ही पेट्रियार्कल, एक पितृसत्तात्मक हम समाज हैं। तो उसमें आप एक महिला हैं, दूसरे युवा महिला हैं, तीसरे आप मुस्लिम महिला हैं। तो यानी एक तो आपके ऊपर महिला होने का तो आप ट्रिपली मार्जिनलाइज्ड हैं। 3 तरीके से आपके ऊपर हमला होता है कि आप मुसलमान हैं, अच्छा बोल रही हैं आप, महिला है, अच्छा बोल रही हैं आप पॉलिटिक्स पे बात करती हैं, अपना ओपिनियन रखती हैं और उसे एक्सप्रेस भी करती हैं। तो एक साथ जब मैं बोलती हूँ, मेरे जैसे कोई व्यक्ति बोलता है, तो मैं चैलेंज करती हूँ सांप्रदायिकता को, मैं चैलेंज करती हूँ स्टेटस को और मैं चैलेंज करती हूँ पितृसत्ता को। तो बहुत सारे जो मैं कहूँगी कि लोग हैं वो फड़फड़ाने लगते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं एक साथ कि उनका जो वर्ल्ड व्यू है उसमें मेरे जैसी महिला की कोई कल्पना नहीं है। उनके लिए एक मुस्लिम महिला की कल्पना ये है कि वो बुर्के में बंद है, अपने ही पुरुष के ज़रिए सताई गई है और उसे लिबरेट करने के लिए एक मसीहा की ज़रूरत है। यहाँ एक ऐसी औरत है जो कि हिजाब भी नहीं पहनती है, साड़ी पहन के अपना प्रोग्राम करती है। मुझे कुछ लोग आके कहते हैं कि देखिए हमारा ड्रेस पहनती है, साड़ी पहनने को ही बोलते हैं कि हमारा ड्रेस पहन के हमें बुरा कहती है, ये भी बात होता है। तो साड़ी भी उनको लगता है कि ये सिंबॉलिक परेशानी है, क्योंकि उनके बॉक्स में उनका हक है जो महिलाएं हिजाब पहनना चाहती हैं, मैं उनको बिल्कुल उनके अधिकार को मैं सुरक्षित रखते हुए ये बात कह रही हूँ कि वो मुझे एक बॉक्स में बंद करना चाहते हैं। और वो बॉक्स में बंद नहीं होती तो जो ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ अ मुस्लिम वुमन, ऑफ अ वुमन जर्नलिस्ट, वो सारी चीज़ें जब डिस्टर्ब होती हैं तो बहुत सारे लोग एकदम से फड़फड़ाने लगते हैं। तो लास्ट मैसेज 2 लाइन में क्या ये लास्ट है, आप महिलाओं को, लड़कियों को क्या एक संदेश देना चाहिए? देखिए, संदेश मैं लगभग दे ही चुकी हूँ। पहली बात तो ये है कि महिला को महिला का दुश्मन बनाया जाता है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये एक तरह से हमारी पितृसत्तात्मक जो समाज है उसमें पितृसत्ता को स्थापित करने के लिए भी महिला को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप ये देखिए कि जो एक तरह से बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति है या जो उच्च जातियों की राजनीति है, उसको यानी ब्राह्मणवाद को स्थापित करने के लिए एक ओबीसी नेता लाया जाता है, ब्राह्मणवाद को स्थापित करने के लिए एक दलित नेता लाया जाता है, बताया जाता है कि भाई प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, देखिए आप, राष्ट्रपति दलित हैं, देखिए आप। इसी तरह से घरों में आप देखिए कि पितृसत्ता को, पेट्रियार्की को स्टैब्लिश कौन करता है? पुरुष नहीं, महिलाएं करती हैं। यानी बहू को परेशान करने का काम किसको दिया जाता है? सास को दिया जाता है। तो इस गेम को समझिए कि महिला को महिला के खिलाफ ना खड़ा किया जाए। आप साथ में हैं, एक सिस्टरहुड जो है वो ग्लोबल सिस्टरहुड है, जो हमारे देश की सीमाएं हैं उसके बियॉन्ड जाके ग्लोबल सिस्टरहुड में यकीन रखना चाहिए। महिलाएं एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की दुश्मन ना बने, अपना पैसा खुद कमाएं, पितृसत्ता को चैलेंज करें, जहां हैं, जिस कैपेसिटी में हैं उन्हें वहां चैलेंज करें। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिस दुनिया में महिलाओं को बराबर की आज़ादी होगी, उस दुनिया में महिलाओं को बराबर के अधिकार होंगे और शहरों के रेस्टोरेंट में ही नहीं बल्कि गाँव के नुक्कड़ और चौराहों पर महिलाएं खड़े होकर पुरुषों की तरह चाय पी रही होंगी और पॉलिटिक्स पे चर्चा कर रही होंगी। क्या बात है, आज वो बात हेंस प्रूफ हो गई कि आपके फॉलोअर्स क्यों इतने ज़्यादा हैं, क्यों इतनी शिद्दत से सुनी जाती है, क्योंकि ये दिस इज़ द रियल आरफा खानम शेरवानी, जो इतनी बेबाकी से अपनी बात कह सकती हैं। ये सिर्फ आप ही कह सकती हैं और कोई नहीं कर सकता, ये ऐसा मेरा मानना है, या शायद मैंने दुनिया कम देखा है। और इतने मेरे शॉर्ट नोटिस पर, इतने छोटे से रिक्वेस्ट पर आपके वक्त देने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपने नेशनल कवरेज को वक्त दिया, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करते हुए और आपके सवाल भी बहुत पसंद आए और आपके तमाम जो दर्शक हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी दौरान हमारे सहयोगी अख्तर ने भी पत्रकारिता और उनके जीवन से जुड़ा एक सवाल किया, जिसका उन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। पत्रकारिता को शादाब करने के लिए आप जैसी महिला जिस हिसाब से, जिस एंगल से काम कर रही हैं, इसके ये सारी चीज़ें कैसे हो पाती हैं, इसके बारे में देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा जो कमेंट मिलता है सोशल मीडिया पे वो सुनने को मिलता है कि मैं एक एंटी नेशनल हूँ। आपके दर्शकों को बड़ी हैरानी होगी कि मेरी जो पत्रकारिता है वो पत्रकारिता होने के साथ साथ मेरा देश प्रेम है। मैं इस देश से, अपने देश से मैं इतना प्यार करती हूँ कि जब मैं देखती हूँ कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इसे बिगाड़ रही हैं, इतने खूबसूरत मेरे मुल्क को बर्बाद कर रही हैं, पत्रकार इसका एक तरह से जो जेवर है वो नोच रहे हैं, उसकी शक्ल ख़राब कर रहे हैं, तो मुझे दुख होता है और मैं सोचती हूँ कि मैं वो आवाज़ बनूँ, मैं वो मैसेंजर बनूँ जो कि इस नुकसान को थोड़ा कम कर दूँ।
ये थी आरफा खानम शेरवानी जो हमारे साथ अपने विचार साझा कर रही थी, और इनके बारे में मुझे फिर अलग से कुछ बताने की अब ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि जब ये कार्यक्रम आएगा और इस पूरे प्रोग्राम को देख के इस आधी आबादी में कहीं भी एक उस लहर उठ सकेगी, तो हमारा और आरफा खानम शेरवानी का ये जो मैसेज है वो सार्थक साबित होगा। इस खबर पर मेरे साथ हैं मोहम्मद अख्तर, ये खबर आपके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं मेरे सहयोगी आदित्य। मेरा नाम है राजेश मिश्रा। धन्यवाद।